नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 3 जल संसाधन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। ऑप्शन क, अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र। ख, अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। ग, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र। घ, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसका सही आंसर है ख, अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ऑप्शन क, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। ख, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। ग, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बहुत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। घ, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। इसका सही आंसर है ग, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बहुत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें गलती पहचानें और दोबारा लिखें। ऑप्शन नंबर क, शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशाल और सघन संख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। ख, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता। ग, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। घ, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। इसका सही आंसर है घ, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। उत्तर नंबर 1, जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र। ख, ग, घ, जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र। क, नंबर 2, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वृहद स्तर पर विस्थापित होता है और आजीविका खत्म होती है। नंबर 3, क, शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और संघनन संख्या तथा शहरी जीवन शैली से जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और उनकी कमी होती जा रही है। ख, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और छल छत बहाव अवरुद्ध हो जाता है। ग, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव करने पर उतारू हो गए। घ, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के कारण छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होती जा रही है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है। उत्तर, जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता। हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इनकी पुनः पूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों या घरेलू कामकाज में किया जाता है जिससे इससे जल दूषित हो जाता है किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। नंबर 2, जल दुर दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। उत्तर, जल के विशाल भंडार तथा नवीनीकरण गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। नंबर 1, बढ़ती जनसंख्या। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अंततः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अधिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है।
नंबर 2, जल का असमान वितरण। भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। नंबर 3, निजी कुएं या नलकूप। बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं और नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल का स्तर नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता की कमी हो सकती है। नंबर 4, औद्योगिकीकरण। स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकीकरण के कारण भारत में अल्वड़ीय जल संसाधनों पर दबाव पड़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत युक्त से की जाती है। इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। उत्तर, नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है। इस परियोजना से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। लाभ, नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती अपितु इनको उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू एवं औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। यह एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। हानियां, नदियों पर बांध बनाने और उसका बहाव नियंत्रित करने से उसका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बने जलाशयों से वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं। इस परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव और नियंत्रण आदि को कुर्बान करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। उत्तर, राजस्थान में अर्ध शुष्क व शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाँका हुआ करते हैं। इनका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। इसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। यह घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टाँका तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने से प्रयोग होता था और इसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था। टाँका में जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जाता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाले स्रोत बनाता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। कुछ घरों में टाँकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। आज राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाँकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। नंबर 2, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है।
उत्तर, प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा मृदा के का मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और अपनी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। आधुनिक काल में भी भारत के कई राज्यों में इस परंपरागत विधियों को अपनाकर जल संरक्षण किया जाता रहा है। जैसे राजस्थान में बहुत से घरों में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टांकों का निर्माण किया जाता है। इसमें वर्षा के जल को संग्रहित करके उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक गांव के ग्रामीण ने अपने घरों की जल आवश्यकता की पूर्ति पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खदीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। पहाड़ी और वित्तीय पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए लगाई है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। यही तरीका आधुनिक समय में भी अपनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक काल में भी परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडार किया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।